तो अगर आपको याद हो तो 1967 में मिडल ईस्ट में एक जंग हुई थी, जी। जिससे कि सुएज़ कैनाल जहाँ से ये जहाज़ निकलते थे वो बंद हो गया। तो हमारा जहाज़ जो था उसके, जी। क्योंकि हम रेगुलर स्कूल में थे, जी। हम कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं थे या समथिंग, तो उससे क्या था कि हमें इंग्लिश एक वर्ड भी नहीं आता था। तो मैंने इमिग्रेशन के साथ उनको बुलाया हमारी यूनिवर्सिटी में, 300-400 स्टूडेंट्स थे। ओके। तो उनको सबको बिठाया, तो उनको बताया कि वाइट पोलर बेयर देखने के लिए। ओके। कहते हैं रात को 12 बजे आते हैं वो, लेकिन मैं भी रिजेक्ट हो रहा था, दूसरा विजिबल माइनॉरिटी भी रिजेक्ट हो रहा था। हर साल बस अंग्रेजी मतलब वाइट जाते थे, विजिबल माइनॉरिटी जाती थी। हेलो, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त चंद्रशेखर आर्या, और आज हम आपको जिस गेस्ट से रूबरू करवाने वाले हैं उनका नाम है बलजीत नागपाल सर। बलजीत सर की इमिग्रेशन जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। वो कनाडा 1967 में आ गए थे, यानी कि उनको कनाडा में आए लगभग 56 साल 56 ईयर्स हो चुके हैं। हमने इस पॉडकास्ट में उनकी इमिग्रेशन और उनकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बात की है, और आई एम प्रीटी श्योर कि आपको इस जर्नी से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जो कि हमारी आज की एज ए इमिग्रेंट जो हमारी कनाडा में लाइफ है उसमें हमें इम्प्लीमेंट करने को बहुत सारे इनपुट्स और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अब आपको जैसे कि पता है कि हम ये पॉडकास्ट जो हैं वो एजुकेशनल पर्पस से बनाते हैं, ताकि आप जैसे मेरे जैसे जो इमिग्रेंट्स यहाँ कनाडा में अभी आए हुए हैं वो उन लोगों से जिन्हें यहाँ थोड़ा टाइम हो गया है आए, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल सकें, कुछ ऐसी लर्निंग ले सकें जिनसे उनकी आज की जो लाइफ है थोड़ी सी आसान हो जाए। इसलिए हमारे इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दिस इज बलजीत नागपाल सर ऑन चंद्रशेखर आर्या टॉक्स। बलजीत नागपाल सर, नमस्कार। कैसे हो आप? नमस्कार, बहुत बहुत अच्छे हैं सर, सबसे पहले आपको तहे दिल से माफ़ी कि आपको वेट करना पड़ गया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमें थोड़ा सा टाइम जो था उसको रिजॉल्व करने में ज़्यादा लग गया, बट आई होप कि वो जो टाइम अभी हमें लगा है उसका फल हमें अब मिलेगा। आपसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा। सर, आपसे बात करने का मन बहुत टाइम से था, लेकिन कुछ ऐसा रहा कि हमारा एक कॉमन टाइम पे जो स्केड्यूल था वो सेट नहीं हो पाया। बीच में आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी जी। आई होप कि आप अभी फिट एंड फाइन हैं। बाद में मैं थोड़ा बिजी हो गया, तो अल्टीमेटली आज हम और आप बैठे हैं हमारे इस हिंदी पॉडकास्ट पे, जिससे हम आपसे बहुत सारी बातें सीखेंगे। सर, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया। सर, आपका बड़प्पन है ये। आमतौर पे जब भी मैं सर कोई भी पॉडकास्ट शुरू करता हूँ ना, मेरा एक फेवरेट सवाल है, क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे प्रीवियस पॉडकास्ट देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ। उसी सिंपल से सवाल से मैं स्टार्ट करूँगा, बिकॉज आप और मैं आज कनाडा में बैठे हैं, तो आई वॉन्ट टू नो कि आपकी कनाडा में आने की जो स्टोरी है वो क्या थी, कि आप कनाडा कब आए थे, क्या स्टेटस पे आए थे, किस स्टेटस पे आए थे, क्या इमिग्रेशन स्टेटस था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। वहाँ से हम फिर बातचीत स्टार्ट करेंगे। ऐसे है कि मेरे पिताजी मेरे जो थे वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया में काम करते थे। ओके। तो उनकी पोस्टिंग हुई यहाँ पे 1967 में। तो एज अ फैमिली हम यहाँ पर आए, और मैं उन दिनों में हाई स्कूल में था, ओके। और मेरे भाई भी हाई स्कूल में थे। हम्म। तो ये जो जर्नी है हमारी सफ़र तब से शुरू हुआ है। वाह, बहुत बहुत लंबा सफ़र लग रहा है सर। 1967 यू सेड? 67 5 सितंबर 1967 में हम मॉन्ट्रियल में पहुँचे। ओके। उसके ओके। बाद हम बाय द वे ये भी बता दूं कि उन दिनों में जो एयर ट्रैवल था वो बहुत कम होता था, जी। तो हम बाय सी आए हैं। ओके।
तो मुंबई से शुरू हुआ, उन दिनों में बॉम्बे था, अब तो खैर मुंबई है। वहाँ से हमने शुरू किया। तो अगर आपको याद हो तो 1967 में मिडल ईस्ट में एक जंग हुई थी जी। जिससे कि सुएज कैनाल जहाँ से ये जहाज़ निकलते थे वो बंद हो गया। तो हमारा जहाज़ जो था वो स्केड्यूल था उधर से आने के लिए, लेकिन वो वाया साउथ अफ्रीका आया, तो उसकी जो ड्यूरेशन थी वो और लंबी हो गई बाय ओशन। सो वो सफ़र जो है वो भी एक अलग से किसी दिन बताऊंगा कि वो कैसे एक सफ़र था। इंटरेस्टिंग सर, तो इंटरेस्टिंग। वो मुंबई से लेके हम आए साउथहैम्पटन इंग्लैंड, वहाँ से फिर हम 10 दिन रह के वहाँ से हम इंग्लैंड से मॉन्ट्रियल आए। 5 सितंबर 1967 को हमने यहाँ लैंड किया और 7 सितंबर को हमने स्कूल शुरू किया। वाओ, आपको पूरी डेट्स भी याद हैं। शायद यही रीज़न रहा था सर कि पहले एयर ट्रैवल कम होता था, इसी वजह से अगर इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन देखेंगे तो वो मॉन्ट्रियल और वैंकूवर में ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ पोर्ट थे, राइट, क्योंकि वहाँ सी के थ्रू। ऐसे था कि मेरे फादर साहब, क्योंकि बताया जैसे कि वे गवर्नमेंट में थे, तो उनकी जो एलोकेशन या जो अप्रूवल थी वो एयर नहीं अलाउ करते थे, सबको बाय सी भेजते थे। सो उनके लिए टाइम वाज नॉट एन इशू, बट फेयर वाज अ बिग इशू। तो उन दिनों में जितने भी बाहर लोग जाते थे वो सब बाय सी जाते थे। जितना भी ट्रैवल होता था, जिधर भी जिसकी पोस्टिंग होती थी, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे स्वीडन है, क्योंकि मुझे याद है जिस शिप में हम थे उधर एक और फैमिली थी जो एक्सटर्नल अफेयर्स से, वो स्वीडन जा रहे थे। तो लंदन से उन्होंने फिर आगे दूसरा जहाज़ लिया, हमने दूसरा जहाज़ लिया। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि भाई ये ऐसे चलता था। एयर ट्रैवल तो बाद में शुरू हुआ, ये कोई 3-4 साल बाद, उसके बाद तो काफ़ी फ्रिक्वेंटली स्टार्ट हो गया था। अच्छा, आपको कुछ फीलिंग्स याद है सर जब आप 16 साल की उम्र में कनाडा आए, वहाँ से आपने स्कूल स्टार्ट किया, कुछ धुंधली याद हो उसका, कैसा फील होता था आपको? अब ऐसे याद है जैसे आप कल है। ओह, इज इट? वाओ, फिर तो मज़ा आएगा। क्योंकि जैसे मैं बताया ना कि उन दिनों में मॉन्ट्रियल में एक एक्सपो 67 चल रही थी। तो एक्सपो जो है वो बहुत ही अच्छी एक एग्जीबिशन होती थी जो उन्हीं दिनों में हम आए थे। तो हम एक्साइटेड थे क्योंकि कनाडा आए थे, कभी बर्फ़ देखी नहीं थी। मेरे फादर साहब और मदर जो थी, माँ बाप ने बर्फ़ देखी थी क्योंकि वो पाकिस्तान से आए थे, जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे बर्फ़ बहुत होती थी। तो उन लोगों ने ना देख रखी थी, हमने नहीं देखी थी। तो जब यहाँ पहले दिन बर्फ़ पड़ी, ये कोई अक्टूबर नवंबर की बात है 67 में, तो हम तो बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि हमने जैसे कहा बर्फ़ पहली बार देखी, और माँ बाप ने देखे रखी थी, लेकिन वो उन्होंने भी कुछ 30-40 साल बाद देखी। तो उनके लिए वो एक कुछ याददाश्त, उनकी याद आ गई। तो हम इसी चीज़ के लिए एक्साइटेड थे। फिर स्कूल नया, हर एक चीज़ नई, एनवायरनमेंट नया। हम सिर्फ मैं और मेरा भाई अलग अलग क्लासेस में थे अमंग 25-30 वाइट कैनेडियन स्टूडेंट्स। तो उसमें वो एक अजीब सा लग रहा था क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ की जो हैबिट्स हैं वो हमें जानने के लिए टाइम लगा। क्योंकि जैसे अभी मेरा ख्याल हफ्ता भी नहीं हुआ था कि उन्होंने हमें एक नावल पकड़ा दी कि ये नावल लो और 3 दिन के अंदर अंदर ये नावल पढ़ के हमें प्रेजेंटेशन देनी है आपने। अब हमने हिंदुस्तान में कभी ऐसे किया ही नहीं। That's right. तो वो चीज़ें सीखने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हो गया। नहीं, अभी हमें दिख रहा है वो कि कितना बढ़िया हो गया सब कुछ। आपने अपना पूरा करियर बनाया, अपना पूरा लाइफ में आपने बहुत सारे चेंजेस, एक्सपीरियंसेस देखे, अपनी फैमिली बनाई और अब रिटायर भी हो गए हो, तो यू आर सक्सेसफुल। देखो ऐसे है कि वो अडेप्टेबिलिटी जो होती है ना, वो आ गई थी। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कनाडा आने से पहले मेरे फादर साहब की पोस्टिंग अफ्रीका हुई। कीनिया, मोम्बासा एक पोर्ट सिटी है जहाँ पे ट्रेड कमीशन था, उसमें गए थे।
तो मैं 8 साल का था जब वहाँ गया था। ओह वाह। तो कुछ अडेप्टेबिलिटी वहाँ पे हुई, और वापस आते वक्त फिर अडेप्टेबिलिटी हुई इंडिया में, उनके साथ इंडियन एजुकेशन के साथ सिस्टम में आने के लिए। ओके। तो ये तकलीफ़ें जो थीं, ये आम लोग नहीं गुजरते उससे, क्योंकि ये फॉरेन सर्विस, सिर्फ जो फॉरेन सर्विस में हैं उनके बच्चों को, या जो नेशनल डिफेंस में हैं, या जो भी है, जो इधर उधर से मूव करते हैं, अब जैसे आर्मी में लोग हैं वो विद इन इंडिया मूव करते हैं जी। तो उनको स्कूलों की प्रॉब्लम उधर होती है। हमारी इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, यहाँ से स्कूल उधर जाना है, उधर से वापस आना है। सर एक और चीज़ थी कि जिस टाइम की बात आप कर रहे हो ना, उस टाइम पे जितना मुझे याद है, जितना मैंने सुना है अपने फादर साहब से या मेरे अंकल से, उन सब से, जब कोई इमिग्रेट करता था उस वक्त, तब वो अकेला जाता था मेल, उस वक्त जी फैमिली के साथ नहीं जाते थे। अब क्योंकि आपके फादर साहब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में काम कर रहे थे, तो उनकी वहाँ पोस्टिंग हुई, तो उनके पास ऑप्शन था पूरे फैमिली के साथ आने का। जी। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको अपनी एज के अपने कम्युनिटी के बच्चे तो यहाँ प्रोबेबली नहीं दिखे होंगे, वो भी ओटवा में। अगर हम किसी और शहर की बात करते तो शायद नहीं थे। चंद्र भाई साहब, ऐसे था कि मेरे जो मुझे याद है उन दिनों में हम ही थे जो इस एज ग्रुप में आए थे यहाँ पे। और हाई स्कूल में हम ही एक ग्रुप था, दो भाई थे जो हम थे। मेरा नहीं ख्याल कि ऑटवा में कोई ऐसे इस एज के बच्चे स्कूल में पढ़े हैं। हमारे बाद बहुत सारे आ गए। यस यस। और एक तरह की हमने मेंटरशिप उनकी की कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, जो हमने देखा। और जो स्कूल सिस्टम यहाँ का है, क्योंकि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में स्कूल का जो साल है वो जाके मई जून में ख़त्म होता है। That's right. और शुरू अर्ली हो जाता है। यहाँ पे सितंबर में शुरू होता है और मई जून तक चलता है। Yeah. Yeah. तो यहाँ का जो माहौल था वो थोड़ा डिफरेंट था, उसको अडेप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा। फिर यहाँ पे जैसे जिम क्लास होती है जी। तो पढ़ने के लिए जाओ, सुबह पीरियड है भाई, जिम है तो भागो 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 जल्दी जाओ और चेंज करो, जिम जाना है। फिर उसके बाद 40 मिनट का पीरियड है, उसके बाद वापस तैयार होके वापस दूसरी क्लास में जाना है। सो ये चीज़ें हिंदुस्तान में तो थी नहीं। ओके। और ना अफ्रीका में थी, ये तो यहाँ का सिस्टम जो था। एनीवेज यहाँ एक और चीज़ थी सर, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि 1967 इतनी पुरानी अगर बात करें तो इंडियन स्कूल्स में भी जो इंग्लिश एज ए लैंग्वेज या एज ए सब्जेक्ट जो आई गेस बहुत लेट शुरू होता था, राइट? तो जब आप यहाँ आए और डायरेक्ट आपको स्कूल्स में एडमिशन मिला, तो लैंग्वेज कितना बड़ा हर्डल बनी होगी उस वक्त? क्या याद है आपको उस वक्त की? देखो ऐसे है कि जब मैं कनाडा आया तो उस समय तक तो खैर हम काफ़ी इंग्लिश पढ़ चुके थे। ओके ओके। जो असली प्रॉब्लम शुरू हुई वो हमें अफ्रीका जाने में हुई, क्योंकि मैं छठी क्लास में था और या 5वीं क्लास में था, याद नहीं है इस समय। और जो इंग्लिश स्कूल जो इंग्लिश पढ़ाते थे वो छठी के बाद शुरू होता था, क्योंकि हम रेगुलर स्कूल में थे, हम कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं थे या समथिंग। तो उससे क्या था कि हमें इंग्लिश एक वर्ड भी नहीं आता था। तो जब हम अफ्रीका गए तो हमें बहुत तकलीफ़ हुई। उन्होंने कहा कि भाई इनको तो अंग्रेज़ी नहीं आती, इनको 1 साल पीछे करो। और मेरे फादर साहब को कह दिया कि अगर ये 2 महीने के अंदर अंदर ये इंग्लिश नहीं सीख पाए तो हम एडमिशन नहीं देंगे फिर। ओह ओके। तो मैं वहाँ पे एक कोई टीचर थी, गोन टीचर थी, उन्होंने हमें 2 महीने के अंदर अंदर इतना प्रोफेशन बना दिया इंग्लिश में कि वो स्कूल वाले आप हैरान थे कि भाई ये बच्चों ने इतनी मेहनत की है। ओके। मैं 8 साल का था, मेरा भाई 10 साल का था। ओके। तो बड़ी मुश्किल से हमने वो पार किया। और एक और बात बताऊँ आपको, वहाँ पे 4 साल तो निकल गए, हम आगे चले गए। जब वापस इंडिया आए जी, मेरे फादर साहब की जब पोस्टिंग ख़त्म हुई 4 साल के बाद जी वापस आए, तो यहाँ दिल्ली में एडमिशन मिलना मुश्किल था कि कहाँ जाएं। ओके। हमने वहाँ पे स्प्रिंगडेल्स हाई स्कूल ट्राई किया, मॉडर्न हाई स्कूल ट्राई किया, सलवान पब्लिक स्कूल ट्राई किया। एक स्कूल है जो एक्सटर्नल अफेयर्स वालों का है, उसको कहते हैं भारतीय विद्या भवन,
जो कर्जन रोड दिल्ली में है, वहाँ पे मेरे फादर साहब ले गए मेरे भाई को, मेरे को। तो उन्होंने कहा आप एक हिंदी में ऐसे लिखो। ओके और किस पे लिखो? वो कहते हैं हमें उन्होंने हिंदी में कहा गणतंत्र दिवस पे लिखो। अब हमें हिंदी इतनी नहीं आती थी क्योंकि वहाँ पे हिंदी वाज जस्ट वन सब्जेक्ट, इट वाज़न्ट अ फुल। तो जब इधर आए तो उन्होंने हमें एडमिशन रिफ्यूज़ कर दी कि भाई इनको हिंदी नहीं आती। वहाँ पे था कि इंग्लिश नहीं आती, यहाँ पे वापस आए तो कहते हैं इंग्लिश हिंदी नहीं आती, तो आपको हम एडमिशन नहीं देंगे। तो बड़ी मुश्किल से इस समय की और भाग्य की विडंबना कहेंगे इसको कि कहीं इंग्लिश की वजह से एडमिशन नहीं मिल रहा तो कहीं हिंदी की वजह से एडमिशन नहीं मिल रहा। दैट्स गुड सर। तो सर देखो ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप लोग इमिग्रेट या माइग्रेट करके इंडिया से कनाडा आ गए क्योंकि आपके फादर साहब यहाँ जॉब में थे। लेकिन ये जॉब जो है वो टाइम लिमिटेड टाइम के लिए रहती है, 3-4 साल के लिए। तो वो क्या स्टोरी है कि आप यहीं रह गए और आपने अपनी लाइफ? नहीं, ऐसे था कि हम पढ़ना चाहते थे। ओके। कुछ हाई स्कूल तो हो गया क्योंकि हम हाई स्कूल में आए, वापस जाएंगे तो अब इंडिया में कहाँ स्ट्रगल करेंगे। वहाँ पे कोई किसी कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमें जब यहाँ पे मौका था, जब मेरे फादर साहब थे तो उनके साथ जो वीज़ा हमारा था, स्टेटस जो था वो डिप्लोमेटिक स्टेटस था। यस। लेकिन उसके बाद मेरे फादर साहब के जाने के बाद हमें स्टूडेंट वीज़ा लेना पड़ा। सो हमारा स्टेटस चेंज हो गया। ओके। तो उस समय स्टूडेंट वीज़ा मिलना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन लेना तो था। तो जब गए हम तो 3-4 साल के लिए हमने मतलब हर साल रिन्यू करवाना पड़ता था वीज़ा। ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो हमें जो इमिग्रेशन वाले थे वो कहते थे कि हम आपको पीआर नहीं देंगे जब तक आप 3rd या 4th ईयर तक नहीं पहुंचते। ओह ओके। जब आप 3rd ईयर 4th ईयर तक पहुंच जाओगे तो हमें आप आना हमारे पास, ठीक है। हम आपको दे देंगे। ओके। उन्होंने ये वादा किया था। ओके। हमने कहा ठीक है। तो हम हर साल अपना पढ़ते गए। तो 3rd ईयर में क्या हुआ, ये 1973 की बात है। ओके। तो 1973 में मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑटवा यूनिवर्सिटी में था। वाह। और उन दिनों में सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन बड़ी पॉपुलर थी, एक इंडिया स्टूडेंट्स और एक इंडिया कनाडा एसोसिएशन। ओके। तो क्या हुआ कि यहाँ पे उन दिनों में विजिटर वीज़ा लेके लोग आते थे और यहाँ लैंड करके और यहाँ पे पीआर लेते थे। दैट वाज अलाउड। ओके। क्योंकि इन्होंने पॉलिसी कुछ ऐसी कर रखी थी, लोग प्लेन लोड्स आ रहे थे। ठीक है। तो इन लोगों ने रियलाइज़ किया काफ़ी पॉपुलेशन आ रही है एज विजिटर्स एंड दे वांट टू चेंज देयर इंटेंशंस हियर। तो 1973 की बात है कि 72 की बात है, 72-73 की बात है कि इन्होंने यहाँ पे एकदम बंद कर दिया कि विजिटर्स कैन नॉट अप्लाई इन कनाडा। ओह, फ्रॉम विद इन कनाडा, लाइक विद इन कनाडा। ओके। तो जब वो बंद कर दिया तो हमारा स्टूडेंट वीज़ा जो है वो विजिटर वीज़ा के कैटेगरी के अंडर आता था। ओह आई सी। तो नेचुरली जब हमारी बारी आई, हम वही दफ्तर में गए जिन लोगों ने हमें कहा था कि आप 3rd ईयर में आओ, 4th ईयर में आओ, हम आपको दे देंगे। अब जब हम गए तो वो कह रहे कि सॉरी वी कांट हेल्प यू एनी मोर, क्योंकि ये तो विजिटर इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये पॉलिसी कर दी है कि यू कांट अप्लाई हियर, यू हैव टू गो बैक टू इंडिया और समवेयर एल्स टू अप्लाई। तो वो तकलीफ ये था कि आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, तो क्वाइट एक्टिव था मैं। तो मैंने इमिग्रेशन के साथ उनको बुलाया हमारी यूनिवर्सिटी में। 300-400 स्टूडेंट्स थे। ओके। तो उनको सबको बिठाया, तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे है, ये है, वो है। उनके भी यही सवाल थे जो मैंने किया कि भाई आप ही लोगों ने हमें कहा कि 3rd 4th ईयर में अप्लाई करना, और हम अब अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हो कि नहीं अप्लाई कर सकते। सो वेयर डू वी गो? एनीवेज उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो, आप कल हमारे ऑफिस आना एंड देन विल सी व्हाट वी कैन डू। ओके।
तो मैं गया दूसरे दिन, तो मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप अपना पासपोर्ट ले आइए और हम देखते हैं क्या करते हैं, ये एप्लीकेशन भर दो। तो मैंने भर दी तो उन्होंने कहा ठीक है आप छोड़ जाओ। तो हफ्ते के बाद उनका फ़ोन आ गया कि आप अपना पासपोर्ट ले जाओ, आपका मैंने PR कर दिया और आप अपने यूनिवर्सिटी में जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनको ये मैसेज दे दो कि जितने भी हैं आके जो 3rd 4th ईयर में हैं आ जाएं और हम उनको साथ ले जाएं। हाँ जी। तो ये तो हो गया था हमारा, मतलब वो PR हमारा ऐसे हुआ। ठीक है। लेकिन आपकी बात सही है, हम तो फैमिली के साथ आए थे, लेकिन उस समय फैमिली नहीं थी मेरे साथ, हम अकेले थे। काफ़ी लोग उन दिनों में जो आए थे उन्होंने पहले आने से पहले उन्होंने वीज़ा, कई लोग थे जो हमने यहाँ पे उनको मदद की। मैंने मदद, वो लोग याद करते हैं सर? हाँ बिल्कुल याद करते हैं, बिल्कुल याद करते हैं। हमारे घर में थे जब मेरे फादर साहब और हम थे, तो उन्होंने उस समय आए थे, वो उन्होंने कहा था भाई ये मेरी एप्लीकेशन भर दो। तो हमने उनकी एप्लीकेशन भरी है, मैं उनके साथ गया, बे स्ट्रीट पे ऑफिस होता था इमिग्रेशन का, अंदर गए हैं, उनकी एप्लीकेशन दी है, उन्होंने कहा ठीक है आप ये मेडिकल के लिए चले जाओ। तो विदिन 10 मिनट्स उसका काम हो गया था, इतना आसान था। फिर डिफ़िकल्ट हो गया जब से ये प्लेन लोड्स आने शुरू हुए, तो उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया, तो डेफिनेटली मुश्किल हो गया। फिर क्या हुआ कि 1972-73 में है, इन्होंने ओपन एमनेस्टी कर दी थी कुछ महीनों के लिए। यहाँ पे स्पार्क स्ट्रीट पे इन्होंने कियोस्क लगाए हुए रखे थे 3-4 जगह कि जो भी इलीगल है, जो भी जिसने अप्लाई करना है प्लीज़ इधर आके एप्लीकेशन भर दे। उन सबको मिल गई थी, नो क्वेश्चन आस्क्ड। सो लेकिन जो स्ट्रगल हमने की, मेरे को याद है जो हम इमिग्रेशन को बुलाया, ये जो सारी कन्फ्यूजन रही, उससे हमने काफ़ी कुछ सीखा। ओके कि भाई कैसे क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है। बुरा लगा फिर उस वक्त कि किसी को इतनी आसानी से मिल गई और आप लोगों नहीं, हमने कहा चलो ठीक है, जिसका भला होता है तो अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी लोग आए थे जो डिपोटेशन ऑर्डर में थे, या जो क्योंकि क्या होता है, मैं आपको एक और बात बताऊं। अब इंग्लिश की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमारे भाई बहन आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि जब पोर्ट ऑफ एंट्री होता है, जैसे मॉन्ट्रियल है, टोरंटो है, ऑटोवा है, वो जब इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने आते हैं ना, वो थोड़े से पजल हो जाते हैं। तो जब वो सवाल पूछते हैं तो इसका जवाब वो गलत देते हैं। गलत इसलिए देते हैं क्योंकि उनको पूरी बात समझ नहीं आई, उस समझ की वजह से वो गलत जवाब देते हैं। तो जो वो ले लेते हैं कि आपने ये कहा था, तो इसकी वजह से वो उनको किसी वजह से रिफ्यूजल मिल जाती है। वो आज भी प्रॉब्लम है, इमिग्रेशन में आज भी प्रॉब्लम है। आज भी बहुत कन्फ्यूज़न है। बट सर देखें तो मतलब कि मुझे ऐसा लगता था, जैसे मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ एक चीज़ का, कि पुराने ज़माने में जैसे मेरे फादर वाली जो जनरेशन थी, लगभग आपकी उम्र की है, वो बोलते थे कि मेडिकल जिसने ले लिया तो उसका डॉक्टर बनना लगभग तय होता था। इतना मतलब कंपटीशन नहीं था और सब कुछ नहीं था। नॉन मेडिकल ले लिया तो इंजीनियर बनना उसका लगभग तय था, और सरकारी इंजीनियर लगना लगभग उसका तय था, यानी इतने कम लोग होते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि उस वक्त जो इमिग्रेशन होके आए हैं तो उनके लिए तो बहुत ईजी रही होंगी चीज़ें, बहुत आसानी से उनको मिल गया होगा सब कुछ। बट जैसे जैसे आप बता रहे हो तो स्ट्रगल उस वक्त भी था, यानी अनएक्सपेक्टेड मूव्स कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, या पॉलिटिकल लगा लो आप, वो उस वक्त भी चलते रहते थे। वो उस समय भी था, अभी भी है। मैंने जैसे कहा ना कि मैंने तो अब फॉरेन अफेयर्स में काम किया है, मैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ बैठता होता था। लेकिन जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, हालांकि मैं इमिग्रेशन साइड में नहीं था, लेकिन अक्सर ये होता था, रिफ्यूज़ल क्यों होता था, क्योंकि वो जब विकेट पे आते हैं उनके सवाल होते हैं। क्योंकि जो कैनेडियन होता है उसका एक्सेंट डिफरेंट होता है, जो हिंदुस्तानी होता है उसका एक्सेंट डिफरेंट होता है। वो कुछ सवाल करते हैं, ये जवाब उनको समझ नहीं आता। ये ऐसे नहीं कहते कि मेरे को दोबारा से सवाल बताओ। वो क्या होता है कि उसमें कन्फ्यूजन में गलत जवाब हो जाते हैं। उसकी वजह से आधा रिफ्यूज़ल रेट उसी वजह से जाता है।
ओके यहाँ सर आपने मेंशन किया कि आपने फॉरेन अफेयर में काम किया है। आई एम प्रीटी श्योर कि आप वो कैनेडियन फॉरेन अफेयर की बात कर रहे हो, नॉट इंडियन। इस बात पे हम वापस से आएंगे, बट ये एक अच्छा पॉइंट है बात को शिफ्ट करने का। आपका जो इनिशियल करियर था कनाडा के अंदर, जैसे आप यहाँ आए थे स्कूल स्टूडेंट, फिर आप अकेले रह गए एज ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा से स्टडी किया, देन आपने करियर है वो कैसे स्टार्ट किया, क्या करियर था आपका? मेरा करियर तो खैर, मैंने डिग्री जो मेरी है वो कंप्यूटर साइंस में है। ओके। तो जो पहली नौकरी मेरी लगी वो थी बेल कनाडा में। सो वहाँ पे कोई 1.5 साल मैंने काम किया, लेकिन उस समय हमारे हर जो जिसको भी मिलता था वो कहता है गवर्नमेंट में मूव करो, गवर्नमेंट में जाओ, गवर्नमेंट में जाओ, उनकी पेंशन अच्छी है, उनकी सर्विस अच्छी है, यू नो गारंटीड जॉब है, ये है। प्राइवेट सेक्टर इतना पॉपुलर नहीं था। दैट्स राइट। ओके, तो 1.5 साल के बाद मैंने ट्राई किया थ्रू कॉन्टैक्ट्स, थ्रू कंपटीशन कि भाई गवर्नमेंट में मूव हो जाऊं। तो किस्मत जहाँ पे लेके जाती है वो तो फिर लेके जाती है। तो मेरे को उसके बाद 1975 में मैं एनवायरनमेंट कनाडा ज्वाइन किया। ओके। इन द कैनेडियन वाइल्ड लाइफ सर्विस। उसमें आईटी का बंदा चाहिए था उनको, ठीक है, जो एनालिसिस, डेटा एनालिसिस में था। जितने भी हमारे ऑर्निथोलॉजिस्ट थे जो बर्ड्स, मैं बर्ड्स ब्रांच में काम करता था, तो काफ़ी बायोलॉजिस्ट थे जो सारे कनाडा में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कनाडा में वो बर्ड्स को बैंड करते थे, उसको टैग करते थे। यस। और जो माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स थी, हम तो माइग्रेशन ऑफ पीपल कहते हैं, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स आज भी होती है वो। ओके, आज भी होती है। तो उस डिवीजन में मैं था, तो मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में था, जिसमें डेटा, ये बायोलॉजिस्ट डेटा कलेक्ट करते थे। हम थ्रू यू नो स्टैटिस्टिकल पैकेजेस जो उन दिनों में थे उससे एनालिसिस करते थे, जो वो जानना चाहते थे वो उनको एनालिसिस देते थे। ओके। सो वो डेटा कलेक्शन में मैं कई बार ट्रैवल भी किया इधर उधर। सो उधर मैंने 9 साल काम किया। वाओ। ओके। माइग्रेटरी बर्ड्स ब्रांच में। तो काफ़ी जगह ट्रैवल किया विद इन कनाडा, यू नो वाइट हॉर्स, येलो नाइफ, यू नो। एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैं गया तो वाइट हॉर्स गया, तो वहाँ पे मेरे को जो बायोलॉजिस्ट जिसको मैं विज़िट करने गया था वो मेरे को कहता है कि बलजीत, लेट मी टेक यू टू यू नो दिस प्लेस टू शो यू सम वाइट पोलर बेयर्स, वाइट पोलर बेयर देखने के लिए। ओके। कहते हैं रात को 12 बजे आते हैं वो। तो मैंने कहा रात को 12 बजे अंधेरे में मैं कहाँ जाऊँगा जी। कहता नहीं, जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ अंधेरा होता ही नहीं है। कौन सी जगह थी जरा? ये वाइट हॉर्स के पास, यू नो वहाँ पे। तो दिन वहाँ पे कोई रात नहीं, कोई दिन नहीं, मतलब सारा दिन ही लाइट है। ठीक है। तो वहाँ पे मैंने पोलर बेयर देखे। तो एनीवेज वाइल्ड लाइफ साइट के साथ ट्रैवल किया। फिर 9 साल के बाद, ये है 1984 की बात, जब एयर इंडिया का क्रैश हुआ था। तो उन दिनों में एक कंपटीशन जीता मैं, मेरी प्रमोशन हुई, तो मैं इंडियन एंड नॉर्दर्न अफेयर्स में मूव किया। ओके। डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन एंड नॉर्दर्न अफेयर्स, जो यहाँ के जो स्टेटस इंडियंस हैं उसका डिपार्टमेंट है। तो जो यहाँ के नेटिव इंडियंस हैं, नेटिव इंडियंस, उनके लिए जो डिपार्टमेंट बनाया है। सरप्राइजिंगली आज मेरे को अभी करंट पॉपुलेशन तो नहीं मालूम, लेकिन उन दिनों में जब मैं था वहाँ पे, यू वॉन्ट बिलीव मी कि हमारी जो नेटिव इंडियन की स्टेटस, जिसके पास स्टेटस है गवर्नमेंट से कि ये यहाँ के बशिंदे हो, सिर्फ 5.5 लाख थे आउट ऑफ ऑल कनाडा पॉपुलेशन। उन दिनों में 20 मिलियन 19 मिलियन की पॉपुलेशन थी। सिर्फ 5.5 लाख थे। दिस इज द फर्स्ट नेशन, जो असेंबली ऑफ फर्स्ट नेशन बोलते हैं ना ये। जी 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 जी। ओके, अभी रिसेंटली उन्होंने हेड भी चूज किया। Exactly. वो 5.5 लाख, अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गए होंगे जो स्टेटस इंडियंस हैं, और फिर और हैं, मेटीज हैं, दूसरे हैं। जी जी जी। सो कहने का मतलब ये है कि यू नो दिस डिपार्टमेंट विच इज़ प्रॉबेबली दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंस, द कैनेडियन जो एक्सपेंड करते हैं मनी टू दिस डिपार्टमेंट। फर्स्ट है नेशनल डिफेंस, दूसरा है फॉरेन अफेयर्स, तीसरा है
इंडियन नॉर्दर्न अफेयर्स, हम्म क्योंकि इनकी ट्रीटीज़ हैं उनके साथ, तो हम्म ये पैसा उधर देते हैं। सो मैंने उधर भी 7 साल काम किया, 8 साल, ओके, तो 9 साल आपने वहाँ किया, फिर 7-8 साल यहाँ काम किया। 7-8 साल किया। तो 1991 में, तो इधर से मैं 84 में, जैसे मैंने कहा, मैं इधर मूव किया 75 से 84 ओके। इधर आया इंडियन अफेयर्स। इधर मैंने काम किया 7 साल। 1991 में, जैसे मैंने आपको कहा ऑफ एयर, या कि भाई मेरा मन चाहता था कि मैं एज अ कैनेडियन डिप्लोमेट जाऊं। मेरे फादर साहब तो इंडियन डिप्लोमेट थे ना, मैं चाह रहा था कि मुझे मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एज अ कैनेडियन डिप्लोमेट जाऊं बाहर। तो ये इंस्पिरेशन फादर साहब से ही मिली? हाँ, उन्हीं से मिली। कुछ मेरा शौक था कि विजन थी कि भाई मुझे एज ए कैनेडियन डिप्लोमेट बाहर जाना है। बाहर जाना है। तो वो एम्बिशन जो थी वो मुझे पूरी करनी थी, लेकिन वो एज एन आईटी प्रोफेशनल वो नहीं हो पाई शुरू में, क्योंकि जो बैकग्राउंड थी जिसके लिए आपको एग्ज़ाम लिखना पड़ता है एंड ऑल दैट, उसके लिए हम तैयार नहीं थे। एग्ज़ाम लिखा लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं रहा। ओके। और फिर मैं आईआईटी में बढ़ता गया, और जब सोचा कि भाई मैं दोबारा से इम्तिहान लिखूं, तो मैं काफ़ी आगे बढ़ चुका था इन टर्म्स ऑफ माय फाइनेंशियल जो सैलरीज हैं वगैरह वगैरह। तो अगर मैं वापस आता तो आई वुड हैव बीन ड्रॉप्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑन माय सैलरी। तो वो मुश्किल लगा कि भाई अभी इतने तक पहुंच गया हूँ, अब वापस जाऊँ, छोड़ो इस करियर को। लेकिन बैक बर्नर पे था। तो जब मैं इंडियन अफेयर में था तो वहाँ पे जो मेरा डायरेक्टर जनरल था उसको मालूम था कि बलजीत को शौक है, इसको मालूम है काफ़ी कंट्रीज़ के बारे में एंड ऑल दैट। तो उन्होंने कहा कि बलजीत, व्हाई डोंट यू गो टू, एक एजेंसी थी उन दिनों में, कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ओके। तो वो एक एजेंसी थी जो अंडर फॉरेन अफेयर्स थी, लेकिन डेवलपमेंट साइड पे वो काफ़ी एक्सटेंसिवली कंट्रीज में थे। इसको तो शॉर्ट फॉर्म में सीडा बोल देते हैं। सीडा बोलते थे। तो उसमें जाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम थी, वो स्ट्रगल लो। आजकल देखो, इफ़ यू लुक एट इट, हमारे जो हिंदुस्तानी हैं वहाँ जो यहाँ के सिटीज़न हैं, अब असिस्टेंट डेप्यूटी मिनिस्टर बने हैं, ओके, बड़े बड़े पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा के जो हेड हैं मिस्टर कोचर, वो देखो है कि नहीं। एग्जैक्टली। अब उन दिनों में किसी को इवन डायरेक्टर बनने के लिए बहुत ही तकलीफें होती थी। एग्जैक्टली। गिने चुने डायरेक्टर जनरल थे, गिने चुने डायरेक्टर थे हमारे जो इंडियंस हैं, या जो भी विजिबल माइनॉरिटी के थे, उनको आगे नहीं बढ़ने देते थे। तो सीडा में घुसने के लिए, टू एंटर सीडा was a very difficult task. Okay. क्योंकि वो, I shouldn't say it, but I'll tell you कि वो फ्रेंच डोमिनेटेड था। तो किसी को बाहर के, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग था, चाहे वो विजिबल माइनॉरिटी था, हालांकि सीडा वर्कड इन द डेवलपिंग कंट्रीज। हमारे लोगों के कंट्रीज में जा रहे हैं, तो हमारे लोगों को, इनको चाहिए कि हमारे लोगों को एम्प्लॉय करें ताकि पता चले उनको। That's right. लेकिन इनकी कोशिश थी इनको दूर रखें। सीडा उन दिनों में की पॉपुलेशन जो थी, वर्कफोर्स, वो 1500 के करीब थी। उसमें से मुश्किल से 100 भी नहीं होंगे जो हमारे विजिबल माइनॉरिटी के थे। सो कहने का मतलब ये है कि वर्क एनवायरनमेंट हेल्दी था सर इस कंडीशंस के अंदर? नहीं, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में भी कि क्या था। कि जैसे जब मैं, पहले तो अंदर घुसना मुश्किल था, तो जब मैंने कोशिश की थ्रू नेटवर्किंग, थ्रू कंपटीशन, करते करते मेरे को चांस मिल गया आईटी में। तो वहाँ पे पोजीशन मेरे को मिल गई कि मैनेजर ऑफ द डेटा सेंटर इन द आईटी साइड। ओके। अब सीडा जो था उसमें 2 मेजर
एरियाज थे। एक था कॉर्पोरेट अफेयर्स जिसमें फाइनेंस और आईटी आता था, और दूसरा था प्रोग्राम्स ब्रांच। तो सीडा वाज डिवाइडेड इनटू जियोग्राफिक ब्रांचेस, ओके, जैसे अफ्रीका ब्रांच, एशिया ब्रांच, मेक सेंस, साउथ अमेरिकन ब्रांच और यूरोपियन ब्रांच, ऐसे था। जो प्रोग्राम्स में थे वो लोग बाहर जाते थे, इनकी पोस्टिंग होती थी। और सीडा में एक थी कि कम्पिटिटिव बेस था, आपको कंपटीशन हर साल अप्लाई करनी पड़ती थी। ओके, हर साल 30 के करीब पोजीशंस निकलती थी एंड यू आर ओपन टू अप्लाई। बट वो प्रोग्राम साइड वालों के बहुत ही चांसेस होते थे जाने के लिए। जो कॉर्पोरेट अफेयर्स फाइनेंस के थे वो ये कहते थे कि आपको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, सो आपको कैसे भेजें। ओके, तो फिर मैंने सोचा कि इसका तरीका क्या है। ओके, 4 साल 5 साल मैंने काम किया। द आइडिया वाज कि आप अपने आप को नोन करिए, ताकि मैनेजमेंट आपको पहचान ले कि ये नेटवर्किंग बोल देते हैं हम, नेटवर्किंग है, कमेटी में पार्टिसिपेट करना, डिफरेंट कमेटीज में पार्टिसिपेट करना। लेकिन वो आईटी से बड़ा मुश्किल था। लेकिन एक चीज़ खासियत थी सीडा में, एक हर साल एक उसको कहते थे रीडिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज। ओके, उसमें क्या था कि आप अगर बदलना चाहते हैं तो यू हैव अ चांस टू मूव टू अनदर ब्रांच। और मेरी कोशिश थी मैं प्रोग्राम ब्रांच में जाऊं। ओके, ये मेरा मकसद था, क्योंकि मेरा मकसद था मुझे बाहर जाना है। राइट। और उसका दूसरा मकसद ये था मेरा कि मेरे बच्चे छोटे थे, मैं चाहता था कि बच्चों को मैं ले जाऊं, उनको दिखाऊं बाहर दुनिया क्या है। अदरवाइज उनको कभी ज़िंदगी में फैमिली के साथ कभी जा नहीं सकते। बिल्कुल, मैं चाहता था कि एज अ डिप्लोमैट मैं बच्चों को ले जाऊं। ये दूसरा मकसद था। लेकिन पहला मकसद पूरा हो तो वो हो दूसरा। एनीवेज, तो उससे क्या हुआ कि अब पोस्टिंग वो क्या था कि रीडिप्लॉयमेंट ले ली जी। तो आई मूव टू अनदर ग्रुप कॉल्ड द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, और इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वो आता था कैनेडियन पार्टनरशिप ब्रांच, एक और ब्रांच थी जियोग्राफिक ब्रांच, जो एनजीओज को सपोर्ट करती है। जैसे इंडिया में एनजीओ हैं, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, इधर इंडोनेशिया में है। डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ कनाडा सपोर्टेड दीज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उस डिवीजन में मैं आ गया। वो कैसे आया? एक डायरेक्टर था, ही वाज लुकिंग फॉर समबडी विद एन आईटी बैकग्राउंड, जिसके पास आईटी बैकग्राउंड हो, कि he wanted research in the area of IT, internet and related technologies, how it can improve development. जो development aid होती है कि भाई इंटरनेट और आईटी जी इंटरनेशनल डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट कर सकती है। ओके, तो उसमें वो डायरेक्टर मेरे में इंटरेस्ट हुआ कि भाई ये तो अच्छा बंदा मिल गया मेरे को। सो यहाँ पे उन्होंने मेरे को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है। तो अब 2 साल मेरे को लगे वहाँ पे तो अपने आप की पहचान बनाई। इंटरनल पॉलिटिक्स में घुसने का। हाँ, इंटरनल के भाई मैंने कमिटीज़ में किया। मैं सेक्रेटरी था इस जो एक टास्क फोर्स था इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजीज़ इन डेवलपमेंट, जिसके साथ मैं एक और ऑर्गेनाइजेशन है ऑटोवा में जिसका नाम है IDRC, इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, ओके, विच इज़ ऑल्सो फंडेड बाय फॉरेन अफेयर्स। ओके, तो ये IDRC और ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ हम काम कर रहे थे इस टेक्नोलॉजी। सो मैं टास्क फोर्स का सेक्रेटरी था। तो मैं आई स्टार्टेड मीटिंग, काफ़ी लोगों को मिलता रहा। और प्लस विद इन सीडा मैंने कमिटीज़ में पार्टिसिपेशन करना शुरू किया कि भाई इस कमेटी में मैं कर रहा हूँ। सो मेरी जान पहचान हो गई थोड़ी बहुत। फिर 2 साल के बाद जब मेरे को समझ आ गई कि क्या चाहिए इसके लिए, तो मैंने कंपटीशन अप्लाई करना शुरू किया जब आती थी ना साल में। तो एज एनीबडी एल्स फ्रॉम इंडिया ओरिजिनली मेरा दिल करता था कि मैं दिल्ली जाऊं। ओके, यू बोर्न इन दिल्ली राइट? या बोर्न इन दिल्ली। तो मैंने कहा एज अ डिप्लोमैट आई वांट टू गो टू दिल्ली। लेकिन उन दिनों में देखो ख्यालात कैसे चेंज हो रहे हैं और हो गए हैं। उन दिनों में हमारे जो मैनेजर्स थे, जो
वाइट कैनेडियंस थे, उनके पास मैं गया, इंडिया डेस्क का जो डायरेक्टर था उसके पास गया, मैंने कहा कि मुझे आपकी पोस्टिंग निकली है दिल्ली में, तो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इनफॉर्मली। उसने पहले मेरे को मना कर दिया कि बलजीत, आई विल नॉट हायर यू फॉर इंडिया। ओके, साफ बात कर दी, ही वॉज एटलीस्ट ऑनेस्ट। मैंने कहा वाई इज़ दैट, आई जस्ट वांट टू नो। तो कहते हैं हम जिस कंट्री से जो लोग आते हैं मैं उनको वहाँ पे इंडिया नहीं भेजता, क्योंकि वो वनरेबल होते हैं। वहाँ पे आप जाओगे पार्टियों में, वो आप बुलाओगे समथिंग लाइक दैट, तो वो यही कहेंगे कि हमारी को ये मदद करो, ये करो, वो करो, इसकी इमिग्रेशन ले दो क्योंकि आप एम्बेसी में बेस्ड होगे, वो करोगे, ये करोगे, यू आर मोर वनरेबल। मेक सेंस। तो उन दिनों में ये हमें उन्होंने कहा कि सॉरी, यू नो, व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट वन पोजीशन, हमें 5 पोजीशन अप्लाई कर सकते थे हम। जी जी। ओके, कहते व्हाई यू वांट टू वेस्ट इट, बिकॉज आई विल टेल यू नो। तो मैंने कहा ठीक है, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। ओके, राइट। तो पहले साल में तो वो रिफ्यूज़ल आ गया, मालूम नहीं पड़ा, लेकिन उसके बाद दूसरे साल मैंने फिर कोशिश की। तो इस समय मैंने दिल्ली का नहीं अप्लाई किया, मैंने कहा देखता हूँ कहाँ लोग कम जाते हैं, वहाँ जाऊँगा। और एंड आई वांटेड टू बी अ सेफ कंट्री, ताकि बच्चे हैं साथ। यू नो, मेरी बेटी 10-11 साल की थी और बेटा 13 साल का था। तो मैंने कहा आई वांट टू गो टू अ सेफ कंट्री, प्लस यू नो आप फैमिली को अपरूट करके लेके जा रहे हो, तो यू डोंट वांट टू गो टू सम प्लेस लाइक साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग या नैरोबी, जहाँ पे यू नो शाम के 7 बजे के बाद आप निकल नहीं पाते, सेफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था। तो मेरे को जितनी रिसर्च मैंने की उसमें से घाना एक कंट्री नहीं जो थी, उसमें मैंने कहा वहाँ कौन जाता है, तो मैं अब यहाँ अप्लाई करता हूँ। तो वहाँ अप्लाई किया मैंने, लेकिन जब पता चला तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल अप्लाई टू दैट प्लेस। 9 कैंडिडेट्स थे उस कंपटीशन में। ओके। तो वो एक्सटेंसिव इंटरव्यू हुआ मेरा, इनफॉर्मल, फॉर्मल, 2 बारी 3 बारी इंटरव्यू हुआ। उसके बाद रेफरेंस चेक्स हुए, जो उन्होंने मांगे थे वो दिए। तो मैंने कहा पता नहीं मेरे चांसेस है कि नहीं। मैंने फैमिली के साथ डिस्कस करता रहा कि मुझे ये ख्वाहिश है, मुझे जाना है। तो ठीक है। लेकिन एक दिन पहले, कंपटीशन जीतने से पहले, मेरे को डायरेक्टर बोलता है कि मैं आपसे 5 मिनट मिलना चाहता हूँ। तो मैं गया उसके ऑफिस में। ये थर्सडे की बात है, फ्राइडे को अनाउंसमेंट होनी थी। ठीक है। तो थर्सडे को आफ्टरनून में मैं गया, तो मेरे को कहता है कि मेरे को एक प्रॉब्लम लग रही है। मैं हर एक से मैंने बात की है। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है? कहता है आपने 2 रेफरेंस दी थी, मैंने उस 2 रेफरेंस से 4 रेफरेंस और मांगे हैं। अच्छा। उन्हीं से, और उनसे भी मैंने चेक किया। उन सबका जो जवाब आया है, किसी ने आपके बारे में नेगेटिव नहीं बोला। तो मैं ये पता करना चाहता हूँ ये नेगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऐसे हो नहीं सकता कि भाई तो नहीं है कि भाई सारा कुछ पॉजिटिव है। व्हाट इज इट दैट यू नो। मैंने कहा देखो, मैंने तो 2 रेफरेंस दिए थे, आपने अपने आप ही चूज किए, मैंने तो नहीं किया। ठीक है, राइट। तो अब मैं क्या कहूँ? बाकी मैं आपको अपनी वीकनेस बता देता हूँ कि मेरी ये वीकनेस है, और वो वीकनेस ये है कि आई कम फ्रॉम द IT बैकग्राउंड। मेरे पास प्रोग्राम का कोई 0 एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं इतना बता दूं, जो मैं इधर काम कर रहा हूँ मैं उधर कर सकता हूँ। तो ऐसी बात। तो नेक्स्ट डे जो वो आ गया कंपटीशन, मैं जीत गया। ओके, सो दैट वाज दिस। लेकिन उससे पहले मैं एक थोड़ा सा बताऊंगा। आपने पूछा था ना कि डिफ़िकल्टी क्या थी। जी। डिफ़िकल्टी ये थी, जब हम पोस्टिंग अप्लाई करते थे, हमारे जो विजिबल माइनॉरिटी के थे ना, कभी अप्रूव नहीं होते थे। वो कमेटी से बाहर ही नहीं जाते थे। जो फाइनल अप्रूवल आता था ना, वो कमेटी रिजेक्ट कर देती थी कि इनको नहीं भेजो। हमें नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन मैं भी रिजेक्ट हो रहा था, दूसरा विजिबल माइनॉरिटी भी रिजेक्ट हो रहा था। हर साल बस अंग्रेजी मतलब वाइट जाते थे, विजिबल माइनॉरिटी जाती नहीं थी। तो कहीं ना कहीं वो पार्शियलिटी और वो रेसिज्म जो भी है, जो भी रीज़न था। ओके। तो ये इशू हमने सीडा के मैनेजमेंट पे लिया
हाँ, प्रेसिडेंट ओपन फोरम होता है, तो हमने कहा कि भाई अगर हम यहाँ पे आपके साथ काम कर रहे हैं तो व्हाट स्टॉप्स मी, ओके, व्हाट स्टॉप्स यू, कि भाई आप हमें भेज नहीं पाते वहाँ पे, कि हम वहाँ पे काम सही नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे काम कर सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं कर सकते? सही है। सो वो लड़ते लड़ते थोड़ा सा वो खुला। तब मेरी पोस्टिंग जैसे घाना हुई, मेरा बॉस जो था उसकी पोस्टिंग ग्वाटेमाला हुई। ओके, एक दो और थे, धीरे धीरे चलने पड़े। ये एक है, आई एम टेलिंग यू, कब की बात है, 1995 की। ओके। ओके, 1995 की बात है। हाँ, 95 की बात है, जब मैं एनजीओ में मूव किया। 98 में मैं घाना गया। ओके। 98 में, और 2001 में मैं वापस आया। ओके। 3 साल रहा वहाँ एज ए कैनेडियन डिप्लोमेट। नाइस नाइस, ओके, सपना पूरा। तो यहाँ पे बच्चे गए मेरे साथ, वहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े। ओके, बच्चों का एक्सपीरियंस बताऊँ थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप था वो यही आने वाला था कि आपने अपना करियर देखा और फिर आपने बच्चों का करियर भी देखा है। उनका भी ये था कि उनको इंटरनेशनल स्कूल में, अब बच्चों का देखो, 11 साल की लड़की, 10 साल की लड़की और 13 साल की। जब पोस्टिंग अप्रूव हुई मेरी, जब न्यूज़ मिली मेरे को, तो मेरी बेटी रोने लग पड़ी कि मुझे नहीं जाना। ओके, मुझे नहीं जाना, मुझे फ्रेंड्स के साथ, आपको पता है 10-11 साल का बच्चा क्या क्या कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नहीं जाना चाह रही थी, बेटा कुछ नहीं बोला। Okay. सो हमें 2 महीने लगे, क्योंकि हमने, गवर्नमेंट ने 2 महीने दे रखे थे कि आप डिसाइड कर लो कि अपने जाना कि नहीं जाना। ठीक है। उस 2 महीने के दरमियान आई थिंक आई वेंट थ्रू द लॉट मोर स्ट्रेस देन बिफोर। वो क्या स्ट्रेस थी, हर रोज घर आना और इनसे बात करनी, नहीं हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना। मैंने कहा ये स्कूल देखें वगैरह, हमें नहीं देखना। ये स्ट्रगल रही है। ओके, और फिर मैंने कहा देखो ये पहली बार मेरे को मिली है, मेरा ड्रीम था, आप चलो एक्सपीरियंस करो। ओके, एंड सी हाउ इट इज़। नहीं पसंद आया तो वापस आ जाएंगे, और क्या है, 2 साल की बात है, 3 साल की बात है, वापस आ जाएंगे। पसंद आया फिर उनको? बहुत पसंद आया। मैं कहता हूँ वापस नहीं आना चाहते थे। अरे जी वाह। ओके, ऐसी बात थी। लेकिन एक और बताऊँ, फ्रॉम एन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे मेरा बेटा जो था वो हाई स्कूल में 10th ग्रेड में था, एवरेज स्टूडेंट था। जब भी ग्रेड लाता था, C, B+, D भी लाया है, C की गया, उसको बोलता था कि क्या प्रॉब्लम तेरे को क्या है। सुन रहा होगा अभी तो। शायद उसकी कंपनी जो थी वो सही नहीं थी। ओके ओके। और जो कंपनी सही नहीं थी तो नेचुरली वो ग्रेड सही नहीं लाता था। और जब मैं घर में पूछता था बड़े आराम से, वो डरता था मेरे से। 1-2 बारी बिठाया उसको तो वो डर के मारे बोलता नहीं था। तो मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा ये डरता है तो ये और डरेगा। मैंने नहीं बोला उसको। मैंने उसके साथ बिकेम अ फ्रेंड विद हिम कि भाई मेरे को बताओ कोई ऐसी बात नहीं है, मैं वो डरता क्यों है तू। एनीवेज लकीली ये पोस्टिंग हुई तो इसने तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं दी, लेकिन बेटी ने काफ़ी प्रॉब्लम दी कि भाई मैं नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। फाइनली एक दिन डिसाइड हुआ रात को कि भाई इफ़ वी गो हम सब जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। तो जब इन्होंने डिसाइड कर दिया सब जाएंगे, तो मैंने दूसरे दिन फटाफट हाँ कर दिया कि भाई मुझे जाना है। तो बस चले गए। अब जब वहाँ पहुँचे, KLM की फ़्लाइट थी यहाँ से हॉलैंड, तो तब तक तो ठीक था। जब घाना पहुँचे एयरपोर्ट बहुत अच्छा था, तो इनको बहुत पसंद आया। मेरी वाइफ भी कह रही है कहाँ लेके आ रही हो हमें। वो भी वहाँ यहाँ से गुड़गांव से इधर ऑटोवा आई है। हाँ जी, सही है। ऑटोवा में रही है। उनके बहन भाई यहीं पे थे। वो मूवी नहीं करना चाहती थी। एनीवे चली तो गई। तो जब पहुँचे तो जब हम बाहर निकले, जैसे इंडिया में आप जाओ दिल्ली एयरपोर्ट से निकलो तो काफ़ी लोग खड़े होते हैं रिसीव करने के लिए, राइट। वहाँ पे सारे काले लोग थे। ये लोग फिर डर गए तो अब कहते हैं नहीं हमें वापस जाना है। ये कांस्टेंट स्ट्रगल रही है मेरे साथ एक साल। एनीवेज बॉटम लाइन इज यही बेटी आज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो आज कहती है कि मुझे घाना की पोस्टिंग कल मिल जाए तो मैं चली जाऊंगी। तो आपकी बेटी अभी कैनेडियन फॉरेन अफेयर में काम अब वो कैनेडियन फॉरेन सर्विस में है। ओके, दैट्स नाइस। तो कैसे देखो पूरा लीनिएज चलता आ रहा है, फादर साहब से आपका ड्रीम बना, सपना बना, देन आपसे
इनहेरिट होके वो आपकी बेटी में गया। अभी वो दिल्ली से वापस आई है 3 साल बाद, उसने पोस्टिंग किया। वेरी गुड। उसको तो दिल्ली आप जाना चाहते थे? हाँ, She lived that लेकिन dream. she went in. That's nice. और इतना भी बता दूं कि आजकल जो माहौल है गवर्नमेंट में बहुत ही ओपन हो गया है। आज इफ़ यू लुक एट इट, हमारे एम्बेसडर भी जो दिल्ली में थे, नादिर पटेल, इंडियन था, ओके, बड़े सीनियर पोजीशंस में लोग दिल्ली जा रहे हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर्स इंडियंस हैं। ये कहाँ था पहले? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हमारे टाइम में तो मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे को तो याद भी नहीं है कि कौन था। हमें तो स्ट्रगल करनी पड़ती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्वाइट ओपन खुल हो गई गया। जी। इट्स ओपन, इट्स क्वाइट अ फ्यू ट्रेड कमिश्नर्स हैं, इंडियन हैं, सब कुछ है। इंटरेस्टिंग सर, बहुत लंबी जर्नी रही आपकी और टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, भाग रहा है सर टाइम। बातें करते हुए हमको 40-45 मिनट से ऊपर हो गए। जैसे अब ना हम लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी करेंगे। देखो, जो आपने करियर की बात की हम लोगों ने, मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता है कंपेयर करने में टाइमलाइन के हिसाब से। आपने अपना करियर भी देखा यहाँ पे, जब स्टार्ट किया आपने एक स्ट्रगल देखा होगा वो वाला, फिर आपने अपने बच्चों को करियर स्टार्ट करते देखा होगा, और इस दोनों फेज के बीच में ज़्यादा नहीं तो 20-25 साल का डिफरेंस तो रहा होगा, राइट? डेफिनेटली। तो इन दोनों फेजेस को कंपेयर कर पाओगे सर कि उस वक्त क्या स्ट्रगल थी, इस वक्त क्या थी, और वो क्या है स्ट्रगल्स? देखो, उस समय ये था कि हमारे माँ बाप तो चले गए थे। हमारी स्ट्रगल ये रही है कि हमारा कोई गाइडेंस कोई भी नहीं था हमें गाइड करने के लिए। मेंटोर नहीं था कोई नहीं था। और उन दिनों में जैसे पॉपुलेशन कम थी, कोई ऐसे किससे हम बात भी नहीं कर सकते थे। और हमने अपने आप जो डिसीजंस ली हैं, ओके, वो हमने ली हैं, क्योंकि माँ बाप तो इंडिया में थे। अब मैं फादर साहब को क्या पूछूं कि मुझे ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। हम अपने आप डिसाइड करते थे। आजकल का डिफरेंस ये है कि पहले उन समय जैसे मैं इंजीनियरिंग में चला गया, मेरा भाई बायोलॉजी कर रहा था, ओके, उसमें चला गया। अब एक बारी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर मेरे को पसंद भी नहीं है, मेरे मन में था इसको कंप्लीट करना है, राइट? आजकल के बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि मेरे को 1 साल पढ़ा है, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मुझे करियर चेंज करना है। आजकल का माहौल ये है, आजकल के बच्चे जो हैं। दूसरा डिफरेंस ये है, हम अकेले रहते थे, मैं और मेरा भाई। तो हमारे को तो कोई खाने के लिए कोई था नहीं कि भाई घर आके माँ बाप ने खाना, मेरी मदर ने खाना बनाया, कुछ किया। हमें अपने आप करना पड़ता था। बिल्कुल। घर आते थे, ओके, खाना आप बनाना। कभी ज़िंदगी में खाना बनाया नहीं था। अब हम दाल रोटी बना रहे हैं। जैसे भी था हमने किया। ठीक है। आजकल के माहौल में जब मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, आपने कहा कि 25 साल के बाद जब बच्चे पढ़ रहे थे, उनके पास, हम घर में थे, घर में रह रहे थे, इनके पास गाड़ी थी, इनको गाड़ी भी सिखाई थ्रू स्कूल्स। ठीक है। गाड़ी चलाते थे, गाड़ी, सो एवरीथिंग जो भी था इनके हाथ में दिया गया, और टाइम पे दिया गया, और टाइम पे दिया गया। और मैं इससे ये नहीं कहता कि ये गलत है, ठीक है, हाँ, ये दे आर लकी कि भाई हम दे सके। लेकिन मैं ऑन द अदर हैंड मैं ये भी चाहता था कि इनको थोड़ी सी हार्डशिप पता चले। ये इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं कर रखा था। ओके। तो उसमें क्या था कि मैं तो कभी घबराता भी नहीं और कभी कहता भी नहीं, और मैंने बच्चों को भी कहा है कि जब मैं यहाँ आया था, मैं जब स्टूडेंट था, मेरे पास फीस के लिए पैसे नहीं होते थे। उन दिनों में इंडिया का किराया $400 था आने जाने का। ओके। वो भी हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे क्योंकि हम स्टूडेंट थे। हम फीस के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे। और मैंने झाड़ू भी मारा है, मैंने डिशेस भी धोई हैं, सब कुछ किया विद द होप कि मैं इंजीनियरिंग किसी दिन ख़त्म करूँगा, मैं किसी दिन दफ्तर में बैठूँगा। ओके, सो ये होप जो लेके बैठा था, ये होप मैं इनको थोड़ी सी देखना चाहता था। क्योंकि अब जैसे बेटा था, घर में था, सब कुछ था वगैरह वगैरह, तो मैं काम तो नहीं करते थे ये लोग, कई ऑड जॉब्स करते थे, ऐसी बात नहीं है, दे यूज्ड टू डू इट। लेकिन जैसे मैंने उनको $50 दे दिए, आज $100 दे दिया, आज $20 दे दिए, कुछ दे दिया, राइट? तो एक दिन, जस्ट टू टेल यू, कि जब उसने कमाना शुरू किया, तो जब उसको मैं देता था तो उसको वो एहसास नहीं था उस $50 का, उस $20 का। जब उसने जब कमाना शुरू किया तो एक बात हुई
तो मैंने कहा अच्छा वो कैसे रहा, कहता है नो डैड दैट्स टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उसने अपने $10 खर्च करने थे। ओके, वो एहसास मैं चाहता था कि इनको होए कि वैल्यू फॉर मनी कि क्या है, किस तकलीफ से हम गुजरे हैं और किस तकलीफ से, लेकिन फिर भी लकीली ऊपर वाले की वो है दया है कि ये पढ़ सके, क्योंकि मेन चीज़ था कि इनको मैं किसी डायरेक्शन में ले जाऊं। सही है। और अब आपका बेटा यूएस में डॉक्टर है, राइट? वो भी एक चैलेंज था कि बड़ी मुश्किल से कनाडा में उसको एडमिशन नहीं मिली मेडिसिन में। हमने कम से कम 2 साल ट्राई की। ओके, वी मस्ट हैव स्पेंट क्लोज टू $2,000 इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन फीस कनाडा में, और डीन्स लिस्ट पे था। ओके, लेकिन कंपटीशन इतना था कि और स्पेसेस कम थी, जगह वो मिलती नहीं थी। तो बेचारा फ्रस्ट्रेटेड था कि क्या करूं। तो मैंने इसको कहा तुम फ्रस्ट्रेट मत हो, you have to stand up and look for alternatives. मैंने कहा तू ऐसे कर, look for there's Australia, there's England, there's Ireland, there's US, Mexico, इधर चलो उधर चलो। ओके, कहता अच्छा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने एकदम ऐसे ही गूगल किया, तो इधर कैरेबियन में 3-4 स्कूल्स थे उन दिनों में, अब तो बहुत खुल गए हैं। उनमें सेंट जॉर्जेस यूनिवर्सिटी था, मैं उधर अप्लाई कर, Why don't you apply? इसने अप्लाई किया तो उन्होंने कहा ठीक है एप्लीकेशन भर दो, ये है वो है। तो यूनिवर्सिटी की वो चाहिए थी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोफेसर से जो इसके साथ पढ़ रहे, मतलब जो जिसने पढ़ाया था। तो लकीली क्या हुआ कि वही प्रोफेसर उसी यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़ा रहा है। अच्छा, इसको नहीं मालूम था। तो इसने उसको ईमेल किया, तो वो कहता है मैं तो यहीं पढ़ा रहा हूँ, तो रिकमेंडेशन मैं दे देता हूँ कि आई नो यू। तो उसने रिकमेंडेशन दी, तो उसको एडमिशन वहाँ मिल गई। अब ये भी देखो कि हम उसके साथ 2 साल वहाँ पे जो पढ़ा है, हम नहीं जा पाए उसके पास मिलने के लिए। मैंने कहा बिकॉज ही कुड हैव इजीली फॉलन ऑफ द ट्रैक, क्योंकि वहाँ पे भी बच्चे बहुत इजीली हो सकता है, बहुत इजीली। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी है, उसको ट्रैक पे रखा। ओके, और उसके बाद इसने वापस नहीं देखा। और मैंने आपको ये कहा था शुरू में, मैं आई वांट टू गो बैक अ लिटिल बिट जस्ट टू टेल यू द डिफरेंस। जब यहाँ पढ़ रहा था तो इसकी जो ग्रेड्स थे बहुत कम थे। जब मैं उसको वहाँ ले गया अफ्रीका, घाना में, तो इसको पढ़ने की जो इसको वहाँ पे ब्रिटिश सिस्टम था। तो इसको ट्यूशन लगवाई हमने। हम जुलाई में चले गए थे, सितंबर में शुरू होना था। 2 महीने की ट्यूशन लगवाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पता नहीं क्या कुछ था, मैथमेटिक्स। तो पहले सेमेस्टर में मैं तो इसके रिपोर्ट कार्ड देख के हैरान रह गया। ओके, A+ इज टॉप, A पे लेके आया। तो मैंने इसको पूछा, मैंने कहा आशीष ये क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? ही सेड दिस वाज वेरी चैलेंजिंग। That was the response. उसके बाद मैंने दोबारा नहीं देखा, ये पढ़ता रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और फिर मेरे को कहता है मैंने कहा था मैं डॉक्टर बनूंगा, और मैं बन के दिखाया। That's a good example. मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं। I mean मेरे आसपास ऐसे एग्जाम्पल। पता है सर, क्योंकि इसी सेम फ्लो में एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा मैं। आपने ना अपने करियर में बहुत सारे स्विचेस किए, गवर्नमेंट में काम किया, आईटी में काम किया। जैसे आजकल ना फैशन की बात करें तो ओल्ड फैशन वापस आ रहा है, या किसी भी चीज़ की बात करें ट्रेडिशनल या होम इंटीरियर की बात करें तो पुराना सिस्टम वापस आ रहा है, राइट? तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल कि मैं आपका एंगल जानना चाहता हूँ कि जो आज लोग आ रहे हैं उनको ना जॉब के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि क्वाइट कॉम्पिटिशन हो गया, क्राउड बढ़ गया है, और इकोनॉमी की वजह से अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो गई है। तो आपका ब्रेन, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, वो क्या कहती है? जो न्यू इमिग्रेंट आज के दिन आ रहे हैं उनके लिए आपकी एडवाइस ऐसी कुछ रहेगी कि उनको कुछ आज से टिप्स दे सकते हो जो उनको हेल्प कर सके? वो मैं आपको इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट पे तो बहुत सारी चीज़ें आज प्रेजेंट है, वो ट्राई करते हैं, वो शायद ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हो रही है, बट आपका एक्सपीरियंस शायद कुछ ऐसी यूनिक चीज़ निकाल के दे सकता है कि किसी ना किसी का शायद करियर बन जाए। जी, ऐसे है कि ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं ना, मेरा इंटरेस्ट इसमें बहुत रहा है। ऑल्दो मैं उस एरिया में नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट रहा है।
जैसे मैं अफ्रीका में था तो वहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन काफ़ी थी, सिंधीज हैं, पंजाबीज हैं वगैरह वगैरह। तो उनके बच्चे जितने भी थे मोस्टली अमेरिका पढ़ने आते थे। अमेरिका की फीसेस डबल ट्रिपल हैं जी कनाडा की। जी इनको मालूम ही नहीं था कि कनाडा में यूनिवर्सिटी अच्छी हैं और उनकी प्राइसेस आर हाफ और 1/3। इनको मालूम ही नहीं था। तो उनको मेरी एडवाइस होती थी कि आप कैनेडियन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, यूएस एक्सचेंज भी बहुत है, ये है वो है, तो व्हाई डोंट यू अप्लाई देयर। या फिर उनको पूछना था, वो कहते थे कि किस में भेजूँ मैं। तो उनकी मेरी गाइडेंस जो मेरे को नॉलेज थी इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी, चाहे वो मेरे बच्चों के एक्सपीरियंस के थ्रू पता चला मेरे को, ये जो एक्सपीरियंस था मैं उनको बताता था कि कौन सी, अगर मैं वो बच्चे से मिलता था कि भाई मेरे को बताओ आपका इंटरेस्ट कहाँ है, जब इंटरेस्ट इधर है उधर है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है, ओके, कहाँ जाना चाहिए उसको और क्या करना चाहिए कि इस। अच्छा, फिर मैं रिलेट करता था कि कनाडा में डिमांड क्या है। ओके, मैं आपको मालूम है कि इमिग्रेशन कनाडा हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद स्किल सेट निकालती है, किसमें कितना डिमांड है, किसमें क्या है। कई बार आपको उस तरफ जाना पड़ता है। ओके, तो मैं चाहे वो नया इमिग्रेंट भी आ रहा हो, ओके, जो करियर बना के बैठा हुआ ऑलरेडी है, अकाउंटेंट है या कुछ ऐसे है, या कई लोगों को पीआर मिल गई है क्योंकि उनकी वाइफ किसी करियर में है, उनको मिल गई है लेकिन हस्बैंड को नहीं मिली, या वाइस वर्सा। तो वो आके पहला लैंड करते हैं टोरंटो में। ऑटोवा में तो बहुत कम आते हैं, टोरंटो आते हैं, वैंकूवर आते हैं, मॉन्ट्रियल आते हैं। मॉन्ट्रियल भी कम आते हैं क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, तो वैंकूवर जाते हैं, उधर जाते हैं। फिर उनको तकलीफें होती हैं कि भाई कैसे, कहाँ जाऊँ मैं, क्योंकि टोरंटो इज बिग, कहाँ किधर नौकरी करूँ। फिर वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। और मेरा एक एडवाइस होता था जो भी आता था यहाँ पे, कि आप अगर डिसाइड कर लिया आपने वहाँ जा रहे हो, ओके, आपने जॉब छोड़ दी यहाँ इंडिया में, कईयों ने तो उनके पास जॉब्स थी, उन्होंने इमिग्रेशन मिल गई है बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर करियर्स देयर, उनको मिल गई है, लेकिन यहाँ आके कनाडा आके वो उनको नौकरी नहीं मिलती बिकॉज वो समझते हैं कि मेरे को तो बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ये है वो है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल है शुरू में। जब नौकरी नहीं मिलती तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तो घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, इनफ्लो ऑफ मनी नहीं है, क्या करें। फिर वो ऑल काइंड्स ऑफ डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग तो वापस चले गए हैं। मेरी एडवाइस उनको हमेशा रही है, देखो आपने डिसाइड किया जाना है ना, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। आपको आज नहीं कल नहीं कनाडा में आपको जॉब मिल जाएगी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। कि भाई आप कोशिश करो अपनी तरफ से, ये नहीं कि घर बैठे रहो, ट्राई करो, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और जो अगर आपके करियर में नहीं मिलती, किसी और में ले लो, लेकिन एक्सपीरियंस ले लो। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट मत हो। ये कईयों को मैंने एडवाइस दिया। काफ़ी लोग बिजनेस छोड़ के आ गए हैं अपना, जी जी, बिजनेस छोड़ के आ गए हैं, पैसा है लेकिन शुरू नहीं कर पा रहे यहाँ पे। ओके, उनको डिसीजन कर नहीं पा रहे कि किस में जाऊँ, किस लाइन में जाऊँ। तो वो जो मैं फ्रस्ट्रेशन में बता रहा हूँ, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो करियर में है, चाहे किस में है, आप फ्रस्ट्रेट ना हो, बिकॉज कनाडा इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यू जस्ट हैव टू फोकस कि कहाँ मुझे जाना है, और पेशेंस रखो। और एज अ ह्यूमन बीइंग कईयों के पास पेशेंस नहीं होती, एंड आई डोंट ब्लेम देम। ओके, आई डोंट ब्लेम देम कि भाई पेशेंस नहीं है, क्योंकि पेशेंस क्या होता है, you take patience differently than I take differently. Yeah, okay, you will panic, you might panic more than I will. 100%. okay, तो ये क्या होता है कि आपके सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप उसको देखते चलते हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एज कलेक्टिव यूनिट फैमिली, इंडिया से जाने से पहले मैं इनको कहता था, या अफ्रीका से जाने से पहले कहता था कि लिसन, यू नो, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, ओके, जस्ट keep going and you will get it. Okay, you are in a country जहाँ पे आपको आज नहीं, कल नहीं, 3 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद आपको मिल जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब हो गया, डिसीजन ले लिया है तो पीछे नहीं हटना, उस पर लगे रहो। अच्छा, जैसे आपने ये बिग सिटीज़ के नाम लिए कि लोग यहाँ लैंड करते हैं, तो क्या
आप ये भी कहना चाह रहे हो कि अब छोटी सिटीज़ की तरफ भी मूव करना स्टार्ट करना चाहिए इमिग्रेंट्स को, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं? क्योंकि भी रिसेंटली मुझे कोई मिला था तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रोविंसेस के भी नाम लिए, उन प्रोविंसेस की वो बड़ी सिटीज़ हैं बट वो प्रोविंसेस बहुत सपोर्ट कर रही हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ जॉब्स हों, न्यू बिजनेस स्टार्टअप हों, या रियल स्टेट आपको घर का भी जो लेना है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है बहुत सारी चीज़ों में। मैं उसके बारे में भी वो बताता हूँ आपको, लोगों को मालूम नहीं होता और यहाँ आके पता चलता है। जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं, वो क्या कर रहे हैं, देखो जी, जो भी स्टूडेंट भी आजकल आ रहा है ना, उसका मेन मकसद है मुझे पीआर मिल जाए। जी ओके जी। एंड कैनेडियन गवर्नमेंट इज़ सिंपैथेटिक टू दैट। वो ये कहते हैं आप पढ़ लो। आजकल तो ये भी इतनी सहूलियत दे दी है कि वीज़ा के बाद 2 साल के परमिट दे देते हैं, 3 साल का वर्क परमिट दे देते हैं। हमारे समय में ये था नहीं। ये जो फैसिलिटी आजकल देख रहे हो वो थी नहीं पहले। ये तो अभी शुरू हुआ है, जब से स्टूडेंट आने शुरू हुए। अब क्या है कि कुछ लोग यहाँ से सस्कैचुअन मूव कर रहे हैं। ओके, वहाँ पे आसानी है, कहते हैं वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं थोड़ी सी रिजिड नहीं है, थोड़ी रिलैक्स्ड हैं, ताकि अब सस्कैचुअन कौन जाता है, बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि रिजाइना है, ठंड है वहाँ पे। ओके, वहाँ पे अंधेरा 4 बजे हो जाता है विंटर में, तो डिप्रेशन वैसे शुरू हो जाता है कि भाई मुझे नौकरी नहीं मिली, ये नहीं वो, ऊपर से अंधेरा हो रहा है, ये हो रहा है, सो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। बट जब ये रखते हैं पीछे अपने जहन में कि मुझे यहाँ से पीआर मिल जाएगी आसानी से, तो वहाँ से ऑटवा से काफ़ी लोग गए हैं जी तो सस्कैचुअन। अच्छा, बिजनेसेस हैं उसके लिए जा रहे हैं। क्यूबेक में भी ऐसे है, बाहर से जब लाते हैं, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं प्रोविंशियल की अलग हैं, फेडरल गवर्नमेंट की अलग हैं। सो जैसे अब मेरे को याद है, अब शायद अपडेट हुआ है कि किसी ने भी अगर इमिग्रेशन लेनी है तो वो $4 लाख गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को दे दे। यस वो सिटी वाइज बजट है कि अगर टोरंटो में आ रहे हो तो वो अलग बजट है, ओटावा में आ रहे हो तो अलग बजट जी। तो वो 4 लाख जैसे है, फेडरल का है ये, मेरे को प्रोविंशियल का नहीं मालूम, फेडरल का है $4 लाख आप दो, वो आपसे $4 लाख ले लेंगे और अपने 5 साल के लिए वो आपको पैसा नहीं देंगे, ना इंटरेस्ट देंगे ना कुछ देंगे, वो आपका पैसा रखेंगे एज अ बॉन्ड। ओके, आपको इमिग्रेशन उसी समय मिल जाएगी। ओके, एज सिंपल एज दैट। ओके, और 5 साल के बाद आपको $4 लाख वापस दे देंगे। दैट 4 लाख जो $4 लाख है, यू कैन यूज इट एज एन इक्विटी टू अप्लाई फॉर अ बिजनेस लोन और वट एवर इट इज, कि भाई गवर्नमेंट के पास पैसा है, आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो ये एडवांटेज था, काफ़ी लोगों ने ये किया यूज़। नाइस। ओके, सो ऐसे रूल्स हैं। अब क्यूबेक में है, उधर कम है जैसे आपने कहा, और अल्बर्टा में है अलग है, सस्कैचुअन में है अलग है। ओके, लेकिन लोग क्या करते हैं कि जहाँ टोरंटो है, काफ़ी पॉपुलेशन है, हमारे हिंदुस्तानी की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट लाइक 1.5 मिलियन हो गई है वहाँ पे। ओके, एंड कन्वीनियंस है, ग्रोसरी सब कुछ हिंदुस्तानी मिलती है, सब कुछ है, रेस्टोरेंट्स है वगैरह वगैरह। अब सस्कैचुअन में कहाँ पे, विनीपेग में लेट्स से 10 रेस्टोरेंट होंगे, अब ऑटवा में भी काफ़ी रेस्टोरेंट हो गए हैं। विनीपेग में रेस्टोरेंट ले लो या इंडियन ग्रोसरी स्टोर ले लो, कम है, एक्सेस कम है, लेकिन विनीपेग वाले ठंड है वहाँ पे, एक विनीपेग ही है, बाकी तो और कोई कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। सो ये तकलीफें जो है, अब वैंकूवर महंगा है। अब आजकल कौन जाता है, मेरे को बताओ, वहाँ रहना, वहाँ तो मकान लेना इज नॉट अ जोक। सेम थिंग टोरंटो में भी यही हाल है। ओके, सस्कैचुअन में थोड़ा सा सस्ता है, वहाँ पे थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी है, तो लोग आर लुकिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक साइड ऑफ थिंग्स, तो वहाँ मूव कर रहे हैं। तो लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए दूसरी सिटीज़ को, दूसरी प्रोविंसेस को, जहाँ थोड़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको मिल सकती हैं। सर टाइम भाग रहा है, दौड़ रहा है, रेस बनी हुई है, ये जा रहा है। अब हम पॉडकास्ट के एंड की तरफ जा रहे हैं और ऑलमोस्ट एंड पे ही हैं। बहुत सारी बातें करनी थी सर, मुझे नहीं लगता कि 25% भी बातें कर पाए हैं हम लोग। एक पॉडकास्ट में शायद नहीं पूरी हो पा रही हैं, हम इसके एपिसोड बनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है सर कि जितना एक्सपीरियंस आपके पास है, जितनी बातें हमने आज की हैं, उसका ब्रेक डाउन करना शुरू करें तो आपके साथ 4, 5, 6 पॉडकास्ट बन सकते हैं, जिसमें हम स्पेसिफिक टॉपिक पे बात कर सकते हैं कि आज हमने इसके बारे में जानकारी लेनी है। वो हम ज़रूर करेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन इस पॉडकास्ट को मैं ख़त्म करूँगा उससे पहले मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। वो ये है कि आपने किस पोजीशन पे अपनी रिटायरमेंट ली और अब आपकी रिटायरमेंट लाइफ कैसी चल रही है, आप क्या कर रहे हो?
मैं रिटायर हुआ 2011 में ओके। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर सीडा से। सीडा से, ओके। हाँ, कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी से। उससे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर रिटायर हुआ। और जब रिटायर हुआ तो 1-2 साल के करीब मैंने कुछ खास नहीं किया। मेरा एक मकसद था, मुझे आउट ऑफ आईटी कोई और काम करना था, कोई डिफरेंट थिंग, ठीक है। जिससे मुझे आईटी में नहीं काम करना था, मुझे किसी चीज़ में नहीं करना था। मुझे एक चीज़ ढूंढनी थी, बिजनेस ढूंढना था जो मैं खोलना चाह रहा था। क्योंकि मेरी उम्र सिर्फ 60 साल की थी जब मैं रिटायर हुआ। तो मैंने कहा क्या करूं मैं, घर में बैठना मेरे से नहीं बैठा जाता। क्योंकि मेरी जो लाइफ गुजरी है, मैं आईटी में काम किया, मैंने अलगोनकुर में पढ़ाया है, मैंने कार्लटन में पढ़ाया है, मैं रेडियो शो करता हूँ, मैं मूवियाँ दिखाता था, इट केप्ट मी बिजी। मैं आइडल बैठ नहीं सकता। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, और मैं सोच रहा था कि कैसे ऐसे बिजनेस खोलूं कि जो हर वक्त चल सके। ठीक है। तो मेरे जहन में आया एक ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए। ओह, ओके। तो वो ड्राइविंग स्कूल जो था, उसको खोलने के लिए मेरे को कुछ रिसर्च करनी पड़ी कि क्या क्या खर्चे हैं, क्या है लाइसेंस लेने के लिए, क्या करना चाहिए। उसका खर्चा था $10,000। ठीक है। अभी मैं रिटायर ही हुआ था, तो ऐसी बात नहीं थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन मैंने कहा यार 10,000 ऑल ऑफ अ सडन, पता नहीं सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा, क्या ये चक्कर है। मेरे को बिजनेस के बारे में मालूम नहीं है कुछ। आई वॉन्ट टू नो द बिजनेस फर्स्ट। ठीक है। तो मैंने यंग ड्राइवर्स ऑफ कनाडा, यहाँ पे एक है, उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने एडवर्टाइज किया था। मैं गया उनके पास, कहते हैं हम आपको लाइसेंस भी ले देंगे, आपको सब सिखा देंगे, सब कुछ है, वो है, ये वो है, आपको सिर्फ कार आपकी कार होनी चाहिए। और जो ठीक है, उन्होंने मेरे को सारा कुछ सिखा दिया। मैंने 2 साल उनके साथ काम किया। दैट टॉट मी समथिंग डिफरेंट, टोटली आउट ऑफ द व्हाट आई वाज डूइंग। ओके। उसमें मैंने बच्चों को, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, उनको ड्राइविंग सिखाई। और मेरा ड्राइविंग रिकॉर्ड इतना अच्छा था कि सिखाने में, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को भी सिखाई है, लोगों को सिखाया वगैरह। तो इसी वजह से मेरे शौक इसमें था। तो इसमें मेरे जो फेलियर रेट था वो मेरा ख्याल ऑलमोस्ट 0 था। ओह वाओ, नाइस। ओके। मुश्किल से मैंने कम से कम 200-250 लोगों को पढ़ाया। उसमें से मेरा ख्याल या 2 या 3 फेल हुए। ओके। बाकी सारे पास हुए। सो वो जब चल रहा था, तो मेरा नेक्स्ट मकसद था कि भाई अब मैं अपना स्कूल खोलूँ। मैंने सीख लिया जो सीखना था। ठीक है। ओके। लेकिन सीखने से पहले मेरे को गवर्नमेंट से कॉल आ गई कि आईटी में तेरे को कंसल्टेंट हायर करने के लिए, वी आर विलिंग टू हायर यू एज अ कंसल्टेंट, यू वांट टू डू दिस एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके। मैं कहा ठीक है। तो मैंने वो शुरू किया, मैंने वो ड्राइविंग स्कूल का छोड़ दिया। अब कंसल्टिंग मैंने 4 साल की। ठीक है। एज एन IT प्रोजेक्ट मैनेजर विद द गवर्नमेंट। ओके। 4 साल किया। तो I was happy sitting at the desk. I was doing project management, interacting with काफ़ी लोगों के साथ काम करना। It is more of that. फिर वो दोबारा ड्राइविंग स्कूल की तरफ मैं गया ही नहीं। इधर से मैंने रिटायर किया 4 साल के बाद। ओके। तो मैंने कहा अब नहीं, अब उम्र ऐसे हो गई है कि भाई अब इससे ज़्यादा काम क्या करूँ। ओके, छोड़ो, अब आराम करो, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करो। मैं रेडियो शो करता हूँ, विच इज़ अ वॉलंटियर शो है। ओके, नाइस। तो उसके बारे में किसी दिन और बात जी करेंगे। जी जी। एक बार आप अपने रेडियो शो की टाइमिंग और उसका रेडियो शो का नाम और जैसे आप स्टार्ट करते हो, क्योंकि मैं बहुत बार सुनता हूँ आपका इसमें, तो वो एक बार आप बोल देंगे गैस के लिए तो बड़ा अच्छा लगेगा सर। ऐसे है कि मेरा रेडियो शो जो है वो इसको 41 साल हो गए हैं जब मैंने शुरू किया था। तो वो आज भी चल रहा है। वाओ, ओके। तो एक पैशन है, म्यूज़िक में मेरा पैशन है। तो वो मेरा मकसद रहता है कि मैं जो सुनने वाले हैं उनको मैं कैसे खुश कर सकूं। सही है। म्यूज़िक से। क्योंकि मेरी ये है कि म्यूज़िक जो है वो इट्स कैसे बोलूं मैं आपको, इट्स अ म्यूजिकल जर्नी। ओके, एंड म्यूजिक विदाउट बॉर्डर्स। ओके, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, हमारे सारे वर्ल्ड में हिंदी म्यूजिक, बॉलीवुड म्यूजिक,
पाकि म्यूज़िक बड़ा पॉपुलर है, वो मैं पेश करता हूँ। और कोशिश मेरी होती है कि मैं लिसनर की चॉइसेस पेश करूँ। दैट्स इज़ वाई माई शो इज़ कॉल्ड आपकी फरमाइश। वाओ, नाइस। 41 साल पहले यहाँ पे कोई शो नहीं होता था। एक शो था इंडियन मॉर्निंग, वो मोस्टली क्लासिकल था। और लोग मेरे को कहते थे कि आप एक शो शुरू करो जिसका हो हम अपने गाने सुनने चाहते हैं। तो वहाँ से शुरू किया। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो आपने सवाल किया था कि मेरे को बताओ कि आप जो शुरू करते हो प्रोग्राम, यू नो, तो हमेशा की तरह ऐसे ही करता हूँ कि यू नो आपकी फरमाइश की सुनने वालों को बलजीत नागपाल का नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब एंड अ गुड इवनिंग टू ऑल आवर लिसनर्स ऑफ आपकी फरमाइश। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल फैमिलियर लग रहे हैं ये शब्द, क्योंकि मैंने भी कई बार फरमाइश दी है आपको, आपने चलाया है। मेरी बेटी के जन्मदिन की शुभकामनाएं भी आपने रेडियो पे चलाई थी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है सर इस एपिसोड को ख़त्म करने का ये एक अच्छा टाइम है, इसको हम यहीं विराम देंगे। और आज आपने इतना टाइम यहाँ लगाया और स्टार्टिंग में जो आपका मैंने टाइम वेस्ट किया उसके लिए माफ़ी, और आपने जो टाइम यहाँ पे लगाया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपके साथ और पॉडकास्ट करेंगे सर, लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर इन्फॉर्मेटिव सेशंस विद यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे मैंने शुरू में कहा, आपने मौका दिया और मैं ज़रूर दोबारा से आऊँगा। और अभी मेरे पास बहुत कुछ रहा है। बिल्कुल सर, नो डाउट। मुझे वो सेंस हो गया है बातों के अंदर। वी हैव लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू दैट। यू आर मोस्ट वेलकम सर। और रियली अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर। और इन्हीं शब्द के साथ मैं आपसे आज इजाज़त लेता हूँ सर। थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये था आज का पॉडकास्ट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंफॉर्मेटिव सेशन बलजीत नागपाल सर के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली ये सेशन, क्योंकि इस सेशन के अंदर कुछ ऐसी बारीक चीज़ें थी जो कि रिसेंट जो इमिग्रेट होके जो बच्चा या कोई भी पर्सन आता है वो चीज़ें वो फील भी नहीं कर पाते हैं। उन चीज़ों का एसेंस मुझे इस पॉडकास्ट में मिला है। इनको स्ट्रेच और इनको ब्रेक डाउन हम नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर ज़रूर करेंगे। अगर आपको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली के और फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। एक पॉडकास्ट शेयर हो सकता है कि किसी एक बंदे की लाइफ को चेंज कर दे। और इसी बातों के साथ मैं इस पॉडकास्ट को यहीं विराम दूंगा। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे एक नए पर्सन, एक नए व्यक्ति और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।